अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है डेट्स कॉल्ड द फाइल्स। सो बेसिकली फाइल्स बेसिकली जनरल वर्ड है, सही ना। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा, यानी मीन्स के यू क्रिएट अ वर्ड फाइल, यू कैन क्रिएट एन एक्सेल फाइल, यू कैन क्रिएट अ पावर पॉइंट फाइल, यू कैन क्रिएट अ डेव सी प्लस प्लस फाइल, सही ना। तो यानी मीन्स के फ़ाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक सिमिलर पैटर्न का डेटा जो है वो अपने पास सेव कर रही होती है, सही है। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। अब तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की, लास्ट जितनी भी 14 लैब्स हमने परफॉर्म की, जितने भी हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी कि व्हेन यू कंपाइल योर प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, so you can see you are going to give it some inputs and it produce some outputs, सही है ना। उसके बाद जो ब्लैक विंडो आपने क्रॉस करके बंद कर दी, सही ना, तो वो तमाम का तमाम डेटा जो था वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो डेटा जो था वो सेकेंडरी स्टोरेज विच इज़ कॉल्ड द रैम मेमोरी में था, सही ना। वो सेकेंडरी, वो हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो है जिसमें हार्ड डिस्क शामिल हो गई, यूएसबी हो गई, सही ना, जो परमानेंट स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, तो वो डेटा उसमें नहीं गया। आपका सिर्फ जो सोर्स कोड है, डेव का कंपाइलर का कोड है, इट विल बी सेव इनटू योर सिस्टम्स, इनटू योर हार्ड डिस्क, बट नॉट द आउटपुट जो जिसके ऊपर आपने डेटा एंट्री कर रहे थे, सही ना। सो दिस इज़ like a kind of the tool. There are so many tools, mostly that made up of same idea के the only source code will be safe, like the turbo C, bold and C, हम लोग डेव सी कंपाइलर कर रहे हैं, कोड ब्लॉकर वगैरह हैं। तो जितने भी इस तरह के जो हमारे बेसिक लेवल के जो कंपाइलर्स हैं, तो उसमें ये फीचर सिर्फ होता है कि जो आपका मेन सोर्स कोड होता है वो सेव होता है, और जो आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो तो इट कैन नॉट बी सेव फॉर द परमानेंटली, सही ना। सो इफ़ यू गोइंग टू वांट टू सेव योर डेटा परमानेंटली, द आउटपुट डेटा, so you need to use a special feature called the files in the programming, see na. So it's existing in the programming, and now we are going to study about how the file is being used in our programming, like in the C++. So basically फाइलिंग जो है इट रिक्वायर्ड द स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल्स, है ना, यानी मीन्स कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसके तहत हम वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं, सही ना। अब तक जो हमने पॉइंटर यूज़ किया था उसमें मैंने ज़्यादातर आपको इंटीजर पॉइंटर को यूज़ करवाया, सही ना। इसमें हमारे पास करेक्टर पॉइंटर्स भी होते हैं, सही है, हमारे पास डबल और उसके लॉन्ग पॉइंटर्स भी हो सकते हैं। सो वी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर एंड द डेटा टाइप इज़ कॉल्ड FILE इन अ कैपिटल लेटर, सही ना। FILE हमें कैपिटल में ही लिखना होगा, और उसके बाद फिर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं, गिव एनी नेम, सही ना। लाइक FPTR यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट रिप्रेजेंटिंग द फाइल पॉइंटर, सही ना। सो whenever you are going to take input from the file or saving in the file, so you need the file pointer variable, सही है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम फर्दर चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, सही है। फिर इसमें एक और जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, डेट्स कॉल्ड द एफ ओपन फंक्शन, सही ना, फाइल ओपन कहते हैं, सही ना। अब जिस तरह कोई वर्ड फाइल है, कोई भी आप जब ओपन करते हैं उस पर डबल क्लिक करके पहले आपको उसको ओपन करना पड़ता है देखने के लिए, सही ना। तो सेम चीज़ आपको कोडिंग में भी लिखनी है कि यू हैव टू राइट डाउन इन द कोड दैट यू मस्ट ओपन द फाइल बिफोर राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल, सही ना। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव एफ ओपन फंक्शन. This function has two fixed parameters, okay. So first parameter is representing the name of the file, that's called the file name, यानी आप उस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो। कीवर्ड के अलावा आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बार बार मैं वही बोलता हूँ कि कीवर्ड यूज़ नहीं करना। कीवर्ड से मुराद जो C++ का मेन सिंटैक्स है, बेतहाशा कीवर्ड्स हैं। हमने मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 5 to 10% से ज़्यादा हमने कीवर्ड C++ के यूज़ नहीं किए इन ITC, इन द बेसिक प्रोग्रामिंग। ये बहुत एडवांस लेवल तक जाता है, इसमें बेतहाशा कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिक लेवल पे यानी समझ लें आपकी मैंने अभी बेस बनाई है प्रोग्रामिंग की। इफ़ यू नो दिस पार्टिकुलर लैब देन यू कैन डू नाउ कंस्ट्रक्शन, यानी अब आप ऊपर उसको फर्दर उसमें काम कर सकते हो। और जितना भी मैंने कराया है इस ITC के कोर्स में, ये आपकी सारी ये बैकबोन डेवलपमेंट है। सो लाइक हेयर यू कैन गिव द फाइल नेम एंड द मूड, यानी मूड का मतलब ये होता है कि द फाइल दैट यू आर गोइंग टू बी ओपन, इट इज़ इन द रीड
रीडिंग मोड ओनली या राइटिंग मोड ओनली या बोथ, सही है ना। यानी मीन्स के फ़ाइल के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी अगर आप सब PDF फाइल देखते हो, PDF फाइल जो होती है एडोब पे जो ओपन होती है एडोब रीडर के ऊपर, इट्स अ रीड ओनली फाइल, यानी आप उसको रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते। कुछ फाइल ऐसी होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल सम फॉर्म्स होते हैं, सही ना, फॉर्म होते हैं तो उसके अंदर आप डेटा राइट कर सकते हो, उसमें राइटिंग का ऑप्शन होता है। और डेफिनेटली जो MS वर्ड है हमारा, तो उसमें आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, सही ना। तो यहाँ पे आपको मोड भी डिक्लेयर करना होता है। वो कौन कौन से मोड हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, खासकर C++ में, तो वो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, FPTR बेसिकली इट्स अ जनरल नेम, सही ना। अक्सर बुक्स में इस नाम से आपको नज़र आएगा जब भी फाइलिंग को आप स्टडी आउट कर रहे होगे। सो इट सेज के कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, विच मीन्स कि दिस इज़ अ मेन पॉइंटर दैट हैज़ हैंडलिंग द फाइल नेम and mood of the file and whatever the data that has been receiving from the secondary storage to the primary storage or primary storage to secondary storage. So this file pointer is playing an important role in it, सही ना। अब यहाँ पे देखें कि स्टैटिक FPTR का मतलब मैंने आपको हमेशा ये बताया कि इट्स रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू एंड द वैल्यू इज़ बीन एक्सट्रैक्टिंग इनडायरेक्टली, सही ना, इनडायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप FPTR इस तरह से लिखते हो, सो इट विल बी ऑलवेज सेज कि यू आर कॉपिंग द एड्रेस लोकेशन, द मेमोरी लोकेशन, सही ना। तो ये FPTR इस टाइम जो मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है, तो उसके अंदर वो ये चीज़ होल्ड कर रहा है, एक तो फाइल का नाम कि जिस फाइल के अंदर आपने डेटा को मूव करना है, सेकंड कि वो किस मूड में डेटा जो है उसको अपने पास मूव ऑन करेगा, यानी मीन्स कि ये डेटा की उस लोकेशन को मॉनिटर कर रहा है, सही ना। अगर हम रीड की बात करें तो डेफिनेटली सेकेंडरी स्टोरेज आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको रिप्रेजेंट कर रहेगा, क्योंकि डेटा को वो हार्ड डिस्क से फैच करके आपकी प्राइमरी यानी रैम के अंदर लोड करेगा, सही है ना। अगर हम राइटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली राइटिंग में होता है कि जब आप डेटा इनपुट देते हो, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो, पहले मेमोरी में जाता है, सही ना। तो मेमोरी से वो सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली फाइल पॉइंटर जो है वो उसको टू वे कम्युनिकेशन के अंदर ये काम परफॉर्म कर रहा है, सही ना। इसको मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक आइडिया आपका फर्दर क्लियर हो जाए। एक हमारा ये जो फाइल पॉइंटर है FPTR के नाम से जो हमने क्रिएट किया, इसको थोड़ा तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एक टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है। यह आपकी हार्ड डिस्क है जो कि परमानेंट स्टोरेज है, और ये आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा को पिक करता है और मूव ऑन कर देता है टुवर्ड्स द हार्ड डिस्क, सही ना, तो दिस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द रीड। इस तरह से अगर ये काम कर रहा है तो ये W मोड में काम कर रहा है, सही है। और अगर ये हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग मोड में काम कर रहा है, इस तरह से, सही है ना। तो देखें ये फाइल पॉइंटर है जो कि इसके पास जो एड्रेस है वो रैम का भी होगा। रैम कब होगा? जब वो राइटिंग मोड में होगा। और जब उसके पास अगर FPTR के पास हार्ड डिस्क का एड्रेस है तो इसका मतलब ये है कि वो रीडिंग मोड के अंदर ओपन हो रहा है, सही है। लेट सपोज कि एक मेरी फाइल है, लेट मी ड्रॉ, ये मेरी कोई एक फ़ाइल है, लेट्स कॉल द फाइल नेम इज़ abc.txt, अ नोट पैड फाइल, सही ना, नोट पैड की फ़ाइल है। नोट पैड को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट यूटिलिटी, यानी नोट पैड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपके सिस्टम्स में ऑलरेडी मौजूद होता है, आप लोगों ने यूज़ भी किया है, सही ना। ये सिंपलेस्ट बिल्ट इन एप्लीकेशन है, विंडोज़ के अंदर ये एक तवील अरसे से आ रही है, सही ना।
इसमें सिर्फ जो भी आप लिखते हैं ABC, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेंगे, सही ना। इसको लिखने के थोड़ा सा तरीका है, मैं ये यानी मीन्स कि एक लाइन में अगर आप लेंदियर सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं तो भी लिख सकते हैं इसको। अगर वर्ड वैप करना चाह रहे हैं, वर्ड वैप का मतलब होता है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो इट विल बी कम इन द नेक्स्ट लाइन, इस तरह से आ जाएगा। वर्ड वैप का मतलब ये होता है। और अगर आप ये ऑप्शन डिसेबल कर देंगे तो ये सीधा एक लाइन में आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा, सही ना। तो दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। और इसमें वो नहीं है कि पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग देनी है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, कॉलम कैसे क्रिएट करने हैं एंड सो ऑन। तो दिस इज़ मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, सही ना। इस एग्जांपल में क्या है कि लेट्स सपोज जब मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ ना, आपको मैंने शायद पहली क्लास में भी बताया था कि जब इफ़ यू आर गोइंग टू राइट ए, so it means this file is containing just a single character and the size of this particular file is 1 byte, सही ना। 1 byte मेमोरी में स्पेस एक्यूपाई कर लेगा, सही ना। फिर मैं अगर बी लिखता हूँ तो अब ये इसका इस फाइल का साइज़ 2 बाइट हो गया, फिर से 3 बाइट हो गया एंड सो ऑन। जितने इसमें कैरेक्टर्स होंगे उतना इस फाइल का साइज़ होगा, ठीक है। लेट मी फॉरगेट टू रिकॉर्ड द रिकॉर्डिंग। लाइक बाय दिस वे यू आर गोइंग, जितने ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स होते चले जाएंगे उतना इस फाइल का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एंटरिंग लाइक फॉर एग्जांपल दिस पार्टिकुलर ए, सही ना। आपने ए लिखा, अभी इस फाइल को मैंने अपने सेकेंडरी स्टोरेज में यानी हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया, सही ना। सो दिस इज़ लुक लाइक के अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द रैम, सही ना। वर्किंग इन द रैम के मैं राइटिंग कर रहा हूँ उसके अंदर रैम के अंदर, और अकॉर्डिंगली कि जो मैंने ए लिखा है ये मेमोरी के किसी न किसी लोकेशन पे ज़रूर सेव हो रहा होगा। यानी मीन्स के लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ अ रैम, ड्राइंग अनदर कॉलम। और कैरेक्टर का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इट टेक्स 1 बाइट इनटू द मेमोरी। सो दिस इज़ द मेमोरी, यानी जो मैंने ए लिखा है अभी, ए जो लिखा हुआ है ये मेरी रैम के अंदर सेव है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इसका कम कर देता हूँ। ए मेरा मेमोरी के अंदर है, सही है। और डेफिनेटली इसका जो मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट सपोज कि आई एम गोइंग टू राइट हियर द फर्स्ट एड्रेस इज 0x100। तो इस तरह से 0x100 की लोकेशन पे ये जो ए है ये इस टाइम मेरा मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब मैं पॉइंटर क्रिएट करूँगा, सही ना, तो पॉइंटर क्या करेगा कि इस एड्रेस को अपने पास होल्ड कर लेगा, FPTR जो होगा। FPTR ने इसको अपने पास होल्ड कर लिया, और उसके बाद जब मैं इसको मूव ऑन कराऊंगा टूवर्ड्स द माय सेकेंडरी स्टोरेज लाइक इन माई हार्ड डिस्क, सही है ना। तो FPTR के पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक ये एड्रेस लोकेशन 0x100 होगा, और दूसरा इस फाइल का नाम होगा abc.txt का, सही है। तो जब मैं इसको मूव ऑन कराऊंगा तो लेट सपोज कि इस फाइल के अंदर वो क्या करेगा कि इस ए को मूव करा देगा और ए को यहाँ पे सेव कर देगा। So this is the function of the pointer that has been doing in the filing concept, सही है। यानी 1 by 1 डेटा जो है उसमें मूव ऑन करता चला जाएगा जब तक कि मैं डेटा इंटर करना चाहूँगा, सही है। तो दिस इज़ द simplest explanation of the file pointer. Now come towards back towards this particular slide कि moods can be open, यानी अब इसके moods मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस मोड की जगह पे R लिखते हैं, और मेक श्योर कि मैंने आपको जो कैरेक्टर पढ़ाते हुए बताया था, जब हम सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं तो उसमें सिंगल कोट्स लगाते हैं, सही ना, डबल कोट्स नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे चूंकि कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, एक मोड की बात हो रही है, तो उसमें हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने ये चीज़ लिखनी है। फाइल का नाम भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है विद एक्सटेंशन, कि अगर आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हैं तो .docx लिखना है, सही है।
अगर आप txt फाइल में कर रहे हैं .txt लिखना है, अगर pdf में काम कर रहे हैं .pdf लिखना है, लेकिन राइट नाउ इन दिस पार्टिकुलर लैब वी आर यूजिंग जस्ट अ नोटपैड .txt, सही ना, उसका हम उस लेवल के ऊपर काम करेंगे, नोटपैड के लेवल पर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आर लिख देंगे तो इसका मतलब होगा ओपन फाइल फॉर रीडिंग ओनली, यानी सिर्फ ये जो आप इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करेंगे ये फाइल में से डेटा को रीड करेगा, डेट्स इट, सही है। अगर आप इसकी मोड में W लिख देते हैं उसका मतलब है ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली, यानी फाइल को सिर्फ राइट करने के लिए ओपन करेगा, सही है। और एक और मोड है डेट्स कॉल्ड द ए फॉर ए मीन्स अपेंडिंग मोड। अपेंडिंग मोड एंड द राइटिंग मोड बोथ आर द सेम थिंग, यानी दोनों में क्या है कि दोनों में डेटा राइट होगा, लेकिन डिफरेंस ये आएगा कि इन द अपेंडिंग मोड के जब फाइल आप ओपन करेंगे तो पुराना डेटा अगर इस फाइल में एग्जिस्ट करता है तो अपनी जगह पे रहेगा और उससे आगे डेटा को लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने राइटिंग मोड में डेटा को ओपन किया तो उस फाइल में अगर डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है वो सारा डिलीट हो जाएगा और दोबारा से डेटा इनपुट लेना शुरू कर देगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि मोड आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग, यानी इसका मतलब ये है कि एक तो फाइल ऑलरेडी आपके सेकेंडरी स्टोरेज विच इज़ द हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है और आप उसको रीड करने के लिए ओपन करना चाह रहे हो, सही ना। जब आर मोड में फ़ाइल ओपन होती है तो फाइल खुद ब खुद ज़ीरो लोकेशन, जो फर्स्ट पोजीशन होती है आपकी फ़ाइल की, जो पहला कैरेक्टर आपने इनपुट दिया होता है तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है और उसको रीड करता चला जाता है, यानी शो करता चला जाता है आपकी स्क्रीन पे EOF तक। EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल इज स्टिल एग्जिस्ट एज अ लाइक द ASCII कोड। इसका ASCII कोड एग्जिस्ट करता है, आपका जो कोई भी एप्लीकेशन है, वर्ड हो चाहे नोटपैड हो, तो उसमें एंड ऑफ फाइल एग्जिस्ट करता है। एंड ऑफ फाइल वो लोकेशन होती है जब आपका कर्सर फर्दर मूव नहीं कर रहा होता आगे, सही ना। लेट्स सपोज कि मैं कोई वर्ड की फ़ाइल खोलता हूँ, एक एम्प्टी वर्ड की फ़ाइल खोलता हूँ, एंड ऑफ फाइल इज़ नॉट अ विजिबल थिंग, यानी मीन्स कि वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक अपना एक किरदार है, इसके अंदर पॉइंट है जो कि जो आपका कंपाइलर है उसको डिटेक्ट कर लेता है। लेट्स सपोज कि आपने A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, वॉट एवर आप डेटास में लिखते जा रहे हैं, X Y Z लिखा, सही है। तो यहाँ पे आपका समझ लें आपका काम पूरा हो गया, सही ना। अब जो ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, डेट्स कॉल्ड द एंड ऑफ फाइल। अगर आप एरो की, जो आपकी राइट साइड की एरो की है, इसको प्रेस करेंगे ये आगे नहीं जाएगा, सही ना। लेफ़्ट साइड की एरो की पे तो मूव कर रहा है, सही ना, लेकिन अगर राइट साइड की एरो की पे अगर मूव करेंगे तो Z के बाद आके रुक जाएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट डेट कॉल्ड द एंड ऑफ फाइल, सही ना। तो अभी तो मैंने इसको राइट कर लिया, अगर मैं इसको सेव करके दोबारा ओपन करूँगा तो मुझे दोबारा ये इन्फॉर्मेशन वो मुझे शो कर देगा यहाँ तक, Z तक, सही ना। तो दिस द पॉइंट डेट कम्स आफ्टर द Z इज कॉल्ड द EOF, दैट्स कॉल्ड द एंड ऑफ फाइल, सही ना। तो इस an important character that exists in our programming as well as in our system, सही ना। तो ये पहले कैरेक्टर से लेके आखिरी कैरेक्टर तक पूरे फाइल को रीड करेगा, डेट्स कॉल्ड द आर मोड, सही ना। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मोड। उसके बाद जो राइटिंग के दो मोड्स हैं उसमें देखेंगे W मोड में क्या मतलब है कि ओपन न्यू फाइल फॉर राइटिंग, यानी जब भी आपने एक नई फाइल में डेटा इनपुट करना है तो हमेशा आपने W मोड को यूज़ करना है। और अगर W मोड को यूज़ किया कि जिसमें ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है, सो ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग डेटा इज़ ऑलरेडी रिटन, तो वो तमाम का तमाम डेटा डिलीट कर देगा और हमेशा पहली पोजीशन से डेटा को लिखना शुरू कर देगा जब तक आप एंड ऑफ फाइल नहीं दे देते हैं, सही ना। यानी आप हमारे इसमें तो वैसे जब आप वर्ड में टाइप करते हैं आपने टाइप करके सिंपल एक क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देते हैं या सेव करके क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देते हैं, सही ना। तो जो क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है वो एंड ऑफ फाइल की ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉल्ड द राइटिंग मोड, सही ना। अपेंड मोड में क्या है कि आपके पास डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ था जो कि आपने सेव किया हुआ है, अगर आपने इसको A मोड में ओपन किया तो पुराना डेटा अपनी जगह पे रहेगा, उससे आगे वो लिखना शुरू कर देगा और जहाँ तक आप लिखेंगे उसके बाद एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ द 3 बेसिक मोड्स ऑफ राइटिंग इन द रीडिंग एंड राइटिंग इन द फाइल्स। अच्छा, फिर ये कि आप यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल प्रोग्राम, सही है। डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्दर डेफिनेशन अगर आपने पढ़नी हो वेबसाइट से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, ठीक है।
मेक श्योर यू मस्ट रिमेंबर दीज डिफरेंसेस, सही है ना, इट्स लाइक ओपन सीक्रेट जो मैं आपसे डिस्कस कर लिया है अभी। फाइल PTR P1 एंड P2 कोई भी नाम दे दें, डजेंट मैटर, लेकिन कोशिश करें कि नाम ऐसा ही हो जिससे हमें पता चल रहा हो कि ये फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो यानी मीन्स कि आपने एक फ़ाइल का नाम दिया data.txt जो कि नोटपैड बेस है, सही ना। results.dat यानी आमतौर पे एक्सेल या डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है, कोई भी आप फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक फ़ाइल आपने रीडिंग मोड में बनाई है, एक आपने राइटिंग मोड में बनाई है, तो दोनों के पॉइंटर्स अलग अलग हैं। तो P1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा को, सही है, और P2 रिप्रेजेंट कर रहा है रिज़ल्ट वाली फ़ाइल को। P1 से हमें ये पता चल रहा है कि ये रीड मोड ओनली फाइल है, इट मीन्स कि सिर्फ डेटा इसमें से हमने रीड करना है। P2 का मतलब ये है कि इसमें डेटा सिर्फ राइट करना है, सही है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर हमने रीड के लिए अलग फ़ाइल है और राइट के लिए अलग पॉइंटर है, तो इसमें ये कन्फ्यूजन रहेगी कि अगर हमने डेटा को रीड भी करना है, राइट भी करना है, तो क्या करेंगे। तो उसके फर्दर हमारे पास मूड एग्जिस्ट करते हैं, डेट्स कॉल्ड द R+, W+ एंड A+, सही है ना, यानी इसके एक्सटेंडेड मूड्स हैं। हम इतनी डिटेल में अभी इस लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। यू कैन डू योर प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स इफ़ यू वांट, और मे बी इट विल बी अप्लाई इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट आई एम नॉट श्योर कि इसको कितना वो टच करते हैं, सही है। अच्छा, R+ मूड में क्या होगा कि ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट, सही है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा जाता हूँ कि जो रीडिंग मूड है उसके लिए कंपल्शन है कि फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट, सही ना। फाइल का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो रीड कैसे करेंगे। सो यू ऑल्सो रिक्वायर्ड सम मोर कोडिंग टू चेक द फाइल हैज़ बीन एग्जिस्टिंग इन योर सेकेंडरी स्टोरेज और नॉट, सही है। जबकि जो आपका ये राइटिंग मूड हो गया या पेंड मूड हो गया, इसमें फ़ाइल का एग्जिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर देगा, नहीं एग्जिस्ट करती तो खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा, सही ना। तो रीड एंड अपेंड मूड में ये ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे R+ के अंदर क्या हो रहा है कि वो रीडिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है और राइटिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि फ़ाइल पहले से बनी हुई हो। अगर आपने R+ मूड को यूज़ किया और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इट कैन नॉट वर्क, इट गिव यू एन एरर, सही है। अच्छा, फिर W+ मूड में है सेम एज W की तरह काम करता है, एक्सेप्ट बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा ये वाला नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। अच्छा नहीं, सही है, ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ। यानी सेम एज W एक्सेप्ट बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा कि अगर W मूड है, सही ना, W+ मूड है, तो वो क्या करेगा, जब भी आप इसको ओपन करेंगे एक दफ़ा तो वो दोबारा से इसको लिखेगा, सही है। A+ मूड में क्या होगा कि आप उसमें रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। जब राइट करोगे तो वो पुराना डेटा को वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, उसके आगे से डेटा को लिखना शुरू कर देगा, सही ना। सो दीज आर द एक्सटेंडेड मूड्स ऑफ द राइटिंग इन द फाइल। अच्छा, फिर जिस तरह हमने फ़ाइल को ओपन किया था, सही ना, शुरू में एक हमने फंक्शन ये था fopen, सो इसका मतलब था यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल, सही है। Similarly, when you have done your reading or writing, you must close the file by using fclose function, सही ना। fclose function को यूज़ आप करेंगे तो आपको उसके अंदर सिर्फ फाइल पॉइंटर का नाम देना पड़ेगा कि जिस पॉइंटर के अंदर आपने डेटा को फैच किया था, सही है, fptr जिसे हमने नाम लिया या p1 करके पॉइंटर का नाम लिया। सो यू आर गोइंग टू गिव दैट पार्टिकुलर नेम इन द फाइल क्लोजिंग पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये जो मैंने ड्रॉ किया था कि जब आपने लेट सपोज कि आपने जब सारा डेटा रीड कर लिया, सही ना, रीड करने के लिए क्या मकसद था कि हार्ड डिस्क से सारा करेक्टर बाय करेक्टर डेटा आपने रैम में लोड कर दिया, तो उसके बाद ये जो कनेक्शन होगा ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करने का मकसद ये कि आपने फ़ाइल में से सारा डेटा रीड ऑन कर लिया, तो अब जो डेटा आपको रिप्रेजेंट हो रहा है सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसका अब या तो हार्ड डिस्क से ताल्लुक़ नहीं है या उसका रैम से ताल्लुक़ नहीं है, दोनों में से एक आपका वो ख़त्म हो जाता है, सही है।
और उसकी एक और वजह ये कि लेट्स सपोज के स्पेशली व्हेन यू आर सेविंग द डेटा, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द डेटा इनटू द फाइल, सही ना, जब आप फाइल में डेटा लिख रहे हैं तो आपने रैम से सारा डेटा लोड करके सेकेंडरी हार्ड डिस्क में मूव कर दिया और आपने इस लिंक को ख़त्म कर दिया, तो इट मीन्स यू सेव द डेटा, आपने सारा का सारा डेटा सेव कर लिया। लाइक इस पर जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको एक तो वही है कि फाइल सेव पे मैं क्लिक करूँगा, जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे लोकेशन मांगेगा। तो ये बेसिकली मैंने अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये रैम में काम हो रहा है, जब इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा इट विल बी सेव इनटू माय हार्ड डिस्क, सही ना। हार्ड डिस्क में जैसे ही सेव कर दिया तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रॉस का बटन प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने पॉइंटर को क्लोज कर रहे हो, सही ना। पॉइंटर को यानी मीन्स ओपन भी करना पड़ता है, पॉइंटर को क्लोज भी करना पड़ता है। सो लाइक दिस वे यू हैव क्लोजिंग योर पार्टिकुलर फाइल, सही ना। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ द फाइल पॉइंटर इज़ बीन वर्किंग, सही है। अच्छा, कम बैक टूवर्ड्स के जो खासकर रीडिंग मोड है, सही ना। जो राइटिंग मोड है उसका कोड यूजुअली स्मॉल है, क्योंकि जब आपने फाइल में लिखना है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट इन द फाइल, सो यू डू नॉट नीड टू चेक ईदर द फाइल इज एग्जिस्टिंग और नॉट, बिकॉज इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग इट विल बी क्रिएट ऑटोमेटिकली, सही है ना। बट इन केस ऑफ रीडिंग मोड यू हैव टू चेक फर्स्ट कि ईदर द फाइल हैज़ बीन एग्जिस्टिंग और नॉट, सही ना। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि आपने वही FPTR के नाम से फाइल पॉइंटर लिया, F ओपन लिया, आपने अपनी फाइल का नाम दे दिया, फाइल का नाम लेट सपोज के input.txt लिखा हुआ है, सही ना। input.txt और आपने रीडिंग मोड में इसको ओपन किया सेमीकोलन लगा के, ये आपका फंक्शन को की जो एड्रेस लोकेशन है आपने फाइल पॉइंटर में लोड कर ली। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने नल कैरेक्टर का जिक्र किया था इन द कैरेक्टर एरे। सो दिस इज़ द सेम ऑफ नल कैरेक्टर दैट यू कैन राइट इन द कैपिटल लेटर NULL। वहाँ पे मैंने \0 और सिंगल कोट्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया था, वो वैसे लिख लें या NULL लिख लें, सही ना। तो सेम थिंग, बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट सपोज कि अगर आपने एक फ़ाइल का नाम दिया, उसको रीडिंग मोड में इसमें लोड करने की कोशिश की, तो अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसका एड्रेस इसमें लोड हो जाएगा, सही है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो क्या होगा कि एम्प्टी इन्फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड द नल इन्फॉर्मेशन, नथिंग विल बी लोड। तो अब आप इफ़ की कंडीशन से ये चेक कर रहे हैं कि अगर फाइल पॉइंटर के अंदर नल के इक्वलेंट है ये, यानी इसके अंदर एड्रेस लोकेशन नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने पे आप क्या कर दोगे, लिख दोगे कि फाइल कुड नॉट बी ओपन या फाइल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, इट्स अप टू यू, जो मर्जी सेंटेंस लिख दें। तो मीन्स कि आपकी स्क्रीन पे ये सेंटेंस डिस्प्ले हो जाएगा कि फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, फाइल ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन प्रोग्राम खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगा, आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी मीन्स कि जो उसके नीचे फर्दर कोड जो लिखा होगा, जो रीडिंग मोड का कोड लिखा हुआ है, सो यू कैन नॉट नीड टू रन और एग्जीक्यूट दैट पार्टिकुलर कोड, सो यू हैव टू एमरजेंसी एग्जिट द प्रोग्राम, सही ना। तो एमरजेंसी एग्जिट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बिल्ट इन फंक्शन है डेट कॉल EXIT। इसका थोड़ा सा मैंने जिक्र शुरू की प्रोग्रामिंग के अंदर किया था, जहाँ पे मैंने आपको ब्रेक का बताया था, कंटिन्यू का बताया था, सही है ना। तो उसमें रिटर्न का बताया था, तो उसके साथ एक एग्जिट भी था। एग्जिट क्या है कि बेसिकली इट्स अ फंक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड stdlib.h हेडर फाइल, सही ना। एक बिल्ट इन हमारे पास हेडर फाइल है, उसका ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। तो एग्जिट का फंक्शन क्या करता है कि जहाँ पे भी एग्जिट का फंक्शन आ गया, सही है ना, तो इट विल बी क्लोज द प्रोग्राम इमीडिएटली। सो मेक रिमेंबर यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक। ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक इनर ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, पूरे प्रोग्राम को क्लोज नहीं करता। ब्रेक हमेशा इनर ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, अगर उसके नीचे कोई कोड एग्जिस्ट करता है तो उसको रीड करेगा, नहीं करता तो फिर प्रोग्राम को ख़त्म करता है। इसीलिए स्विच केस के अंदर अगर आपने देखा हो तो कि जो ब्रेक आता है वो अपने केस की हद तक का होता है, सही है ना। ये केस को रीड किया, ब्रेक किया और प्रोग्राम को बाहर ले आया। वैसे भी इसको ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्विच केस के साथ ही इस्तेमाल हो। रिटर्न का फंक्शन क्या करता है कि वैल्यू को वापस भेज देता है, सही ना। अगर आपने इंट मेन के अंदर रिटर्न शुरू में यूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, नीचे वाला कोड रीड नहीं करेगा, रिटर्न वापस अपने मेन पे चला जाएगा। इफ़ द मेन इज़ क्लोज द होल प्रोग्राम इज़ क्लोज, सही ना। तो इस वजह से रिटर्न 0 जब हम कर रहे हैं अभी तक अपने इंट मेन के अंदर किसी भी किस्म की कोई हालांकि वैल्यू लेने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी इन एडवांस फॉर्म, सो आई डिडंट टच दैट पार्टिकुलर थिंग। सो रिटर्न वर्क्स इन दैट पार्टिकुलर मैनर। कंटिन्यू का क्या करता है, कंटिन्यू ज़्यादातर लूप्स के अंदर इस्तेमाल होता है।
अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि यार ये इसको स्किप कर दे और लूप चलता रहे और वो पर्टिकुलर लाइक आई की वैल्यू जब 7 हो तो वो स्किप हो जाए, तो उस सूरत में हम लोग कंटिन्यू को यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जिट फंक्शन जब भी आएगा, जैसे ही प्रोग्राम्स को रीड करेगा खुद प्रोग्राम उस इमीडिएटली कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, चाहे चाहे इनर टू इनर यूज़ हुआ हो, डजेंट मैटर, जहाँ पे भी इसको एग्जिट मिलेगा नीचे का सारा प्रोग्राम खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। So this will be using for the first time in this filing program, and it can be used in other functions in other programs as well, सही ना। इसमें जितनी भी जो चीज़ें हैं C++ में वो लिमिटेड नहीं है कि आपको जहाँ पे सिखाई गई हैं वहीं पे इस्तेमाल हो, उसको डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट मौक़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। Okay, so this is the like the first program, and almost I think this is a, like your lab as well, सही ना। लैब फाइल भी मैं खोल के दिखा दूंगा, तो उसमें भी यही प्रोग्राम तकरीबन लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 2 प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम इज़ रिप्रेजेंटिंग द राइटिंग मूड एंड द सेकंड प्रोग्राम इज़ रिप्रेजेंटिंग द रीडिंग मूड, सही ना। मैं इन दोनों प्रोग्राम को आपको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, सही ना। अब ये देखें कि दोनों प्रोग्राम सेम काम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम का काम है कि रीड करना, एक प्रोग्राम का काम है राइट करना, सही है। तो लेकिन जो रीड वाला प्रोग्राम है इट विल बी लिटिल बिट लेंदियर, सही ना। इतना ये दोनों कोड जो है मैंने अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ की हद तक लिखे हैं, सही ना। अच्छा, अब फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये भी देखेंगे कि इन द राइटिंग कोड देयर विल बी नो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल विल बी यूजिंग, नो आईओ स्ट्रीम। हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है उसमें ये देखें आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल हमेशा यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ नहीं कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि इसमें हमने सी आउट और सी इन की कमांड्स को यूज़ नहीं किया, सही ना सी इन यूज़ हो रहा है ना सी आउट यूज़ हो रहा है। क्यों, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। अच्छा, लेट मी आई विल ट्राई टू कंपाइल फर्स्ट द रीडिंग वाली, नहीं रीडिंग वाली सिर्फ मैं ओपन कर, जी जी बोलें। सॉरी सर मैं इंटरप्ट करूँ, मगर सिर्फ ये पुट सी जो है फंक्शन, वो क्या करता है? अब बताऊंगा ना, अब सब्र तो कर ले। अभी अच्छा ये अच्छा। पूरा कोड मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी यानी सिर्फ बताने का मकसद ये था कि देखें कि आईओ स्ट्रीम के अलावा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आईओ स्ट्रीम हमेशा ही हो। तो ऑल्दो कि मुझे पहले राइटिंग को एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं पहले रीडिंग को एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग को, ठीक है। लेट मी ओपन द कंपाइलर। मैंने यहाँ पे ये राइटिंग का कोड जो है वो डाला है इसमें सिंपल, और आई थिंक माई txt फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे रहा हूँ SP2020। अच्छा, ये फ़ाइल जो क्रिएट होगी ना आउटपुट की फ़ाइल की, उसी फोल्डर में होगी जहाँ पे आपने अपने इस पर्टिकुलर कोड को सेव किया हुआ है, ठीक है। लेट मी सेव दिस फाइल, सेव, और इसका नाम मैं दे देता हूँ SP2020_read, मैंने नाम दे दिया। ये बहुत ज़्यादा, चलो SP20 कर लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने अपने पास सेव किया, सही है। और पहले इसको मैंने सिंपल, अभी मैंने कोड को समझाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक थोड़ा सा ना कंपाइल करके दिखा रहा हूँ, कंपाइल एंड रन करके। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। जब मैंने रन किया तो ये देखें स्टेटमेंट आ रही है कांट ओपन फाइल, सही ना। कांट ओपन फाइल, इसका मतलब है कि उसको फाइल नहीं मिली, सही है ना। कौन सी फाइल नहीं मिली? फाइल का नाम था SP2020.txt। ये फाइल मेरे सिस्टम में इसको नहीं मिली, तो इसने ये मुझे शो कर दिया। सिर्फ ये चीज़ मुझे शो ऑन करने के लिए ये वाला पार्टिकुलर कोड जो था मैंने एग्जीक्यूट किया था। ओपन करता हूँ, इसके अंदर ही ओपन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा कोड आपको। अच्छा, सो लेट मी सेव दिस एज वेल, कि इसको पहले सेव कर लेते हैं, और इसको भी नाम दे देता हूँ SP20_write।
अच्छा, अब वन बाय वन इस लाइन को देख लें, इस प्रोग्राम को, सही ना। इसके अंदर दो हेडर फाइल्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी। एक हेडर फाइल का नाम था stdio.h, सही ना, और एक है conio.h, conio.h कह लें, सही ना। तो दीज आर द टू हेडर फाइल्स दैट हैज़ बीन रिक्वायर्ड। किस किस के लिए रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताता चला जाऊँगा। इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्पेशल करेक्टर को हमने यूज़ कर रहे हैं, इसकी डेटा टाइप है, दैट्स कॉल्ड द फाइल। ऑलवेज राइट इन अ कैपिटल लेटर, इफ़ यू राइट इन अ स्मॉल इट गिव्स यू एन एरर, सही ना। ये हमेशा सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल ही क्रिएट करता है, ये सादा वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, सही है ना। सो इफ़ यू वांट टू ऐड मोर फाइल पॉइंटर वेरिएबल, पुट द कॉमा एंड राइट फर्दर फाइल पॉइंटर्स एज मैनी एज यू कैन, सही ना। तो अभी हम सिर्फ एक सिंगल फाइल की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से हमें एक पॉइंटर इज़ मोर देन इनफ, सही ना। एक मैंने करेक्टर से ch के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, सही ना। सो इसका करेक्टर टाइप नॉर्मल वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल है जो ऑलवेज होल्ड द करेक्टर वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले इन द मूड ऑफ राइटिंग कि इसके अंदर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो डेटा राइट खुद ब खुद करता है। इफ़ द फाइल इज़ डजेंट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएट। So what you have to do, you have to just write fptr, the file pointer that has been declared with the file pointer without the sign of static नहीं आएगा यहाँ पे, equal to fopen is a function, सही ना। fopen is a function, for that particular function you have to require stdio.h header file। be remember कि fopen जो built in function है उसकी definition stdio.h की header file में exist करती है। So in this function you have to give two parameters, सही ना। It's a built-in function in which you have to give two parameters, first the file name, second the mood of the file, सही ना। अगर आप थोड़ा सा इस पे भी ले आएंगे तो ये आपको थोड़ी सी ना इसकी explanation दे रहा होता है जो built-in functions होते हैं। So once you have give the location of the secondary storage towards the file pointer, अब इसके पास ये पता चल गया इसको कि इसको फाइल को सेव कहाँ पे करना है, सही ना। Next step is a very like the little bit complicated, so you have to understand this particular thing is this is a while loop, सही है, while loop है। इसके अंदर हम दो काम परफॉर्म कर रहे हैं एट अ टाइम, दो काम परफॉर्म हो रहे हैं एट अ टाइम। नंबर वन कि वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो उसमें चीज़ रीड हो रही है ना, सबसे पहले जो रीड हो रही है वो हो रहा है फंक्शन दैट्स कॉल्ड द गेट चे फंक्शन को मैंने आपको याद होगा कि जो हमने हमने जो डेटाबेस वाला एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मेल का लिए मैंने m लिख रहा था तो पूरा मेल सेव कर रहा था, सही है, f लिख रहा तो फीमेल सेव कर रहा था। सो गेट चे इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी नीड conio.h हेडर फाइल, ये हमें हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी। तो conio.h के अंदर हमें क्या कहते हैं, इस हेडर फाइल की वजह से हमें क्या कहते हैं, ये क्या करता है, एक कैरेक्टर की वैल्यू को लेता है और अपने पास सेव कर लेता है, सही ना। ऑलवेज रिमेंबर कि मैंने आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, देयर आर द टू डिफरेंट फंक्शंस, गेट ch एंड गेट che। These are the two functions, similar functions. First function is holding a character, यानी character को hold करता है लेकिन उसकी value को hold नहीं करता। ये so called एक pause के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने अपने प्रोग्राम को pause by pause चलाना है तो you can use get ch function, सही है ना। It cannot hold the value but waiting कि आप कोई की प्रेस करें तो प्रोग्राम आगे चले। उसी से मिलता जुलता फंक्शन दोनों का ताल्लुक conio.h की हेडर फाइल से अगर से आगे ई लगा देंगे तो इट रिप्रेजेंटिंग यू आर होल्डिंग अ सिंगल वैल्यू। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, एट द रेट का साइन हो, हैश हो, 1 हो, 2 हो, ABC हो, इट सेव द पार्टिकुलर थिंग इनटू द करेक्टर फॉर्म, करेक्टर की फॉर्म में उसको अपने पास लेगा। मेक श्योर कि अगर आप char करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इज इक्वल्स टू 1, सो बी रिमेंबर कि ये जो 1 आपने लिया है इसकी जो टाइप है वो करेक्टर है, यानी मीन्स के मेमोरी में ये 1 जो है वो 1 बाइट ही लेगा, सही ना। लेकिन अगर आपने इंटीजर b इज इक्वल्स टू 1 लिखा तो इसका मतलब है अब b के पास जो वैल्यू 1 है वो इंटीजर टाइप है, सही ना, इंटीजर टाइप है। तो सो दिस वन इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस वन, सही ना। हमेशा ये याद रखिएगा ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, सही ना। यानी a अगर मैं कहूँ ना कि a इज इक्वल्स टू b, सो दो आउटपुट इज़ फॉल्स, आउटपुट फॉल्स है।
क्योंकि एक 4 बाइट का साइज़ का 1 है और एक सिंगल बाइट के साइज़ का 1 है, एक की टाइप करेक्टर है, एक की टाइप इंटीजर है, सही ना। सो दिस थिंग विल बी इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज, और जब गेट CHE के अंदर कोई भी वैल्यू जाएगी तो वो करेक्टर टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले उसने एक करेक्टर की वैल्यू आपसे होल्ड की, सही ना। वंस इट इज़ होल्ड वन करेक्टर, अब आप यहाँ पे देखें एक सिंगल इक्वल का साइन है, सिंगल इक्वल का साइन है, तो वो वैल्यू को मूव ऑन कर रहा है टुवर्ड्स द CH वेरिएबल, सही ना। CH के वेरिएबल में मूव ऑन कर देगा। सिंगल इक्वल हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यू को मूव ऑन कर देता है। तो आप ये देखें जो हमने ऊपर डिक्लेरेशन की है, तो उसके एन मुताबिक हमने लेट सपोज कि अगर A लिया तो A की वैल्यू को उसने CH में मूव ऑन कर दिया, सही ना। CH के पास वो वैल्यू चली गई A की, सही है, A की वैल्यू चली गई, और अब वो A की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है विद दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब है नॉट इक्वल, सही ना। नॉट इक्वल्स टू /R का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, विच मीन्स एंटर। एंटर की जो की जानी, एंटर की जो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है, तो उससे वो कंपेयर कर रहा है कि A जो है वो नॉट इक्वल्स है एंटर के, सही ना। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ इसका मतलब ये है कि इस लूप के अंदर हमने कंडीशन ये लगाई है कि उस वक्त तक इनपुट लेता चला जाए जब तक आप एंटर की प्रेस ना कर दें, सही ना। यूजुअली हम लोग एंटर को यूज़ करते हैं एज ए, यानी मीन्स कि हमारा जब आउटपुट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि अब कंप्लीट हो गया। तो इस दिस थिंग इज़ क्लियर कि ये जो वाइल का लूप है ये क्या काम कर रहा है। सिर्फ इसका अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझसे दोबारा पूछ ले, अदरवाइज़ इस रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा फिर सुन ले ताकि उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकता है। आर यू हियरिंग? यस सर। ओके, क्योंकि अब वही कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें अभी, ताकि ना क्लियर हो जाए, ताकि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, एनीवे आई थिंक इफ़ इट इज़ क्लियर, इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सो इट मीन्स कि ये जो वाइल का लूप है इसमें देखें ना कोई I++ है, ना इसमें कोई और कंडीशन है कि I इज़ ग्रेटर देन दिस, I इज़ लेस देन दिस, सही ना। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हैं कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दिस इज़ द सेम थिंग कि हम नॉट इक्वल्स का साइन भी एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस वक्त तक चीज़ों को एक्सेप्ट करता चला जाए जब तक कि उसको एंटर की ना मिल जाए, सही ना। सो फर्स्ट थिंग इट इज़ रीडिंग द करेक्टर, fetch the character, move towards CH variable, and then this CH variable is comparing to the enter की या carriage return इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसकी डिटेल आपको बुक्स में इंटरनेट पे भी मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, सही ना। सो दिस इज़ अ लाइक वेरी कॉमन प्रोग्राम। फाइल को जब भी सीखा जाता है तो उसमें यही प्रोग्राम जो होता है अक्सर बुक्स में और ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा, सही ना। अच्छा, वंस दिस थिंग इज़ क्लियर, यानी मीन्स के वाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट मौजूद है विच इज़ कॉल्ड पुट सी, सही ना। पुट सी की, और ये देखेंगे हमेशा जब भी मैंने वाइल लूप यूज़ किया था उसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन किया था, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज़ किया था, सही ना। लेकिन चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फॉर लूप हो, या कोई भी इफ़ की कंडीशन हो, अगर उसके नीचे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करना क्लोज़ करना ऑप्शनल हो जाता है, सही है। लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो कंपलसरी हो जाता है कि आप कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज ज़रूर करें, सही ना। लेकिन अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना या ना लगाना इट्स अप टू यू, सही ना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब ये लिखा है कि पुट सी, सही ना। पुट सी इज़ द सो कॉल्ड के मैं ये कहूँगा कि ये सी इनके इक्वलेंट है, सही ना। सी इनके इक्वलेंट है कि वो ये कर रहा है कि पुट कैरेक्टर, पुट सी का मतलब होता है पुट कैरेक्टर, इट्स अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। इसके लिए stdio.h की देखें, जैसे मैं इस पर लेके आता हूँ तो आपको शो होता है कि stdio.h की हेडर फाइल जो है वो रिक्वायर्ड है। सो मोस्ट ऑफ द कोड, इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द कोड है उसमें जितने भी मैंने फंक्शंस यूज़ किए हैं, f ओपन हो गया, पुट सी हो गया, stdio.h इज़ मोर देन इनफ, सही ना। सो अब मैं फंक्शन के थ्रू डेटा को अपने सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सेव करवा रहा हूँ, फैचिंग फ्रॉम द मेमोरी,
and it going towards the secondary storage. So for that particular purpose we have to require put c function. Put c function भी जो है वो दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड द वेरिएबल द डेटा दैट हैज़ बीन टेकन. सही ना, एक वो डेटा जो आपने अपने मेमोरी के अंदर सेव करवाना है. सही ना, तो वो सी एच के अंदर, क्योंकि गेट सी एच से जो हमने पुट करके जो सी एच में मूव किया उस वजह से मूव किया कि हमें आगे अपने पुट सी के फंक्शन को वो वैल्यू देनी थी. लाइक ए, यहाँ पे ए है जो हम अपना सेव करवाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी स्टोरेज. कॉमा डाल के उस पॉइंटर का नाम, उस फाइल पॉइंटर का नाम जो कि W मोड में हो उसका नाम देना. यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, विच कॉल्ड द F पॉइंटर. सही ना, तो अब यह क्या होगा कि ए की वैल्यू जो है वो इस पॉइंटर को असाइन हो जाएगी कि ए को इस पॉइंटर लोकेशन पे सेव कर दो. सही है ना. अब क्या होगा कि सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, हमारे पास सी एच की वैल्यू जो है वो ए है और फाइल पॉइंटर, लेट सपोज के यहाँ पे फाइल पॉइंटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0x100. तो ये मेरी इस फाइल का नाम है mytext.txt. उसकी जो पहली लोकेशन है वो ये लोकेशन है 0x100. तो ए के कैरेक्टर को वो 0x100 की लोकेशन पे खुद ब खुद जाके सेव कर देगा. ठीक है, ये बेसिकली इस फंक्शन का काम है. ये फंक्शन ये काम परफॉर्म करता है. एक और चीज़ जो ये फंक्शन काम परफॉर्म करता है वो करता है मेमोरी के अंदर इंक्रीमेंट. कि अब जो मैं अगला कैरेक्टर इसमें इनपुट लेने जाऊंगा तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव ऑन करेगा. सही है ना, यानी मीन्स के जो अगर मैंने ए लिया तो ए बेसिकली मेमोरी की 0x100 लोकेशन पे सेव हुआ. उसके बाद लेट सपोज कि अगर मैंने बी दिया तो बी जो है मेरा अब खुद ब खुद वो क्या करेगा 0x101 की लोकेशन पे ले जाएगा. कि जो बी है, बी जो है वो 0x101 की लोकेशन सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर 101 की लोकेशन पे सेव हो रहा है. अगर लेट सपोज कि इसके साथ मैं सी ले रहा हूँ तो सी 0x102 की लोकेशन पे सेव हो रहा है एंड सो ऑन. यानी इस तरह से ये चलता चला जाएगा. तो वंस द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी लास्ट इसको कैंसिल करता हूँ. हाँ, वंस द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी ये एक चीज़ हमने परफॉर्म कर ली कि ए को हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर दिया. लास्ट टाइम चूँकि कंडीशन ट्रू थी, प्रोग्राम दोबारा ऊपर जाएगा. जब प्रोग्राम दोबारा ऊपर गया तो फेच यानी गेट सी एच ई का जो फंक्शन है दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से आपसे एक और करेक्टर मांगेगा. जब आपने दोबारा दूसरा करेक्टर दिया तो उसका मतलब है अब सी एच ई के पास जो है वैल्यू आ जाएगी बी की. यानी मैंने बी असाइन कर दिया तो बी यहाँ पे चला गया. अब बी को वो चेक कर रहा है कि ये एंटर की के नॉट इक्वल है. सही ना, तो कंडीशन मेरी दोबारा ट्रू हो गई. अब इसने बी को इस पार्टिकुलर पॉइंट में बी को FPTR को दिया तो FPTR ने उसको 0x101 की लोकेशन पे जाके बी को सेव कर दिया. बी को सेव कर दिया और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि मैं जब ऊपर गया तो मैंने एंटर की प्रेस कर दी. सही ना, इसने एंटर की को भी अपने पास होल्ड करेगा. यानी CH इज इक्वल्स टू एंटर, यानी मैं एंटर लिख रहा हूँ ऐसे, एंटर की ना. तो एंटर को अपने पास जो नहीं आप CH को यानी गेट CH की के थ्रू आप किसी भी वैल्यू को अपने पास होल्ड कर सकते हैं. तो इसने गेट CH की वैल्यू को अपने पास होल्ड किया. CH इज यानी एंटर इज नॉट इक्वल्स टू एंटर, कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट स्किप होके वो सेकंड स्टेटमेंट पे चला जाता है व्हाइल लूप. सही ना, तो इसको स्किप करके जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो आखिरी हमारी स्टेटमेंट है, दैट्स कॉल्ड द F क्लोज. F क्लोज का मतलब है फाइल क्लोज. फाइल क्लोज का मतलब अब मेरा डेटा लिखने का प्रोसेस ख़त्म हो गया. इस पॉइंटर को आप कर दें क्लोज, यानी मीन्स के जो मेरी फाइल जो ओपन हुई हुई थी राइटिंग मोड में वो कंप्लीट हो गई और इसको आप क्लोज कर दें. ठीक है, इसको क्लोज कर दिया जाएगा. मैं इस फाइल का नाम भी वही ले लेता हूँ जो मैंने SP2020 नाम लिया. ये फाइल मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है. सही ना, लेट मी ओपन द फोल्डर फर्स्ट कि जो लोकेशन है मैं वो दिखा दूँ आपको कि मैंने ये प्रोग्राम जो है ये DeepSeek प्लस का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है. आपको भी मैंने शुरू में बता देना चाहिए था, शायद मैंने बताया हो एग्जैक्टली, आई डू नॉट रिमेंबर, कि एक फ़ोल्डर हो जिसके अंदर आप जितनी भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके कोड को अपने पास सेफ रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सही ना. राइट नाउ मेरे पास जो TXT फॉर्मेट में जो फाइल एग्जिस्ट करती हैं वो AAABCDSTRFILE लिखा हुआ है. सही ना, इसके अलावा मेरे सिस्टम में कोई और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सवाए ये एप्लीकेशन जो EXE फाइल जो आउटपुट फाइल्स बनी हुई हैं, DF की फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं. सो मेक श्योर यू मस्ट नो अबाउट इट कि फ़ाइल का नाम आपके सिस्टम में सेव हो रहा होता है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन की, किस डेट को प्रोग्राम क्रिएट हुआ या उसमें मॉडिफिकेशन की. सही ना, और उसकी फ़ाइल की टाइप क्या थी,
C++ सोर्स फाइल्स हैं, सही है, एप्लीकेशंस फाइल्स हैं, और यहाँ पे आखिर में टेक्स्ट नोटपैड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उस फाइलों के साइज़ दिए हुए हैं। C++ इज़ अ वेरी बेसिक लैंग्वेज कि इसके अंदर साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। जो एप्लीकेशंस फाइल क्रिएट होती हैं इट विल बी अबाउट 1 MB इन साइज़, 1 या 2 MB इन द साइज़, सही है ना। सो बिकॉज देयर मल्टीपल फाइल्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन फाइल, सो दैट्स वाई द साइज़ ऑफ द एप्लीकेशन फाइल इज़ अ बिट मोर, सही है ना। सो दिस इज़ माई द होल डॉक्यूमेंट, सही ना, कि जिसके अंदर मेरे तमाम कोड जो हैं वो सेव हुए हैं, उसमें सिर्फ 3 फाइल जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, सही है ना। कम बैक टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कोड, सही है, और क्या कहते हैं राइटिंग मोड में मैं वापस जा रहा हूँ। इस फाइल का नाम भी SP2020 रख रहा हूँ ताकि दोनों फाइल्स का नाम सेव हो, ताकि फिर आपके पास जब ये ओपन हो तो आपको इस चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, अब मैं गया वही सबसे पहले एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके चेक कर लूँ कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है, सही ना। फिर यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया और ये मेरे पास एक ब्लैक विंडो ओपन हो गई, क्योंकि इसमें मैंने कोई इनिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि सी आउट के थ्रू दे दें कि प्लीज़ राइट इनटू द फाइल, अगर आप सी आउट की कमांड्स में यूज़ करते हैं तो फिर आपको आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, सही ना। सो आई एम गोइंग टू राइट इन द फाइल के दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल लैब, इस तरह से ये मैंने एक लाइन लिख दी, सही है। और ये उस वक्त तक मुझसे इनपुट लेता रहेगा कि दिस इज़ माई लास्ट लैब, ये इनपुट लेता रहेगा। इसमें आप हर तरह का करैक्टर जो है, लेट सपोज @ भी मैंने दे दिया, तो ये हर तरह का करैक्टर आपसे इनपुट लेता रहेगा, उस वक्त तक लेता रहेगा जब तक मैं एंटर की प्रेस नहीं कर देता। तो जैसे ही मैं एंटर की मैंने एक दफ़ा प्रेस की तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सही ना, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये देखेंगे आपके पास अभी जो ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है ये रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है कि रैम में आपको ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, सही ना। होता क्या था कि जैसे ही मैंने इस क्रॉस के बटन पे क्लिक किया तो ये डेटा मेरे पास लॉस्ट हो गया था, सही ना, यानी मीन्स कि जो डेटा मैंने लिखा वो ख़त्म हो गया, सही ना, वो विजिबल नहीं है। लेकिन अब ये डेटा जो है मेरे पास सेव भी है, ये सेव भी है। कहाँ पे सेव है, अगेन मैं जाऊँगा उसी अपने फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास डेटा ये सेव था। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम, ये देखें SP2020 के नाम से ये फ़ोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो गया, मैंने क्रिएट नहीं किया था, सही है ना। आपको मैंने पहले इसीलिए दिखाया है, यहाँ पे 3 फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब ये चौथी फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप ये देखें कि मेरे पास ये फ़ाइल जो है ना ओपन हो गई, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डमी करैक्टर आ रहा है, उसकी वजह ये थी कि मैंने एक करैक्टर लिखा था और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया था, सही ना, तो जिसकी वजह से ये डेटा शो हो रहा है। आई विल टेल यू लेटर कि इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मैंने यहाँ पे भी फ़िलहाल इसको मैनुअली तौर पे सही कर दिया। तो ये देखें कि वही डेटा लिखा हुआ है जो मैंने ब्लैक विंडो पे टाइप किया था, ठीक है। अब आप ये देखें कि मेरा जो आउटपुट का डेटा है इट विल बी सेविंग इनटू द फाइल फॉर परमानेंटली, क्योंकि अगर ये फाइल क्रिएट होकर इस तरह से सेव हो गई है तो इसका मतलब है कि डेटा मेरा, मैं अपना सिस्टम शट डाउन करूँगा, ओपन करूँगा तो ये मेरे पास मेरा जो आउटपुट का डेटा है इट ऑलवेज भी रिमेन द सेम, सेफ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि गोइंग बैक टूवर्ड्स द सेम प्रोग्राम, और इसको मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ, सही ना। अब मैंने दोबारा से कंपाइल एंड रन किया, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 हेलो हाय, ये इस तरह लिख के मैंने एंटर की प्रेस की, तो यानी मीन्स के ये डेटा मेरे पास जो था, ये मैंने अपना डेटा लिखा, इसको मैंने सेव किया, सही ना, और इसको मैं बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा मैं अपने उसी फोल्डर में गया और यहाँ पे, और अब दोबारा मैं इस फाइल को जब ओपन मैंने किया तो वो देखिए मेरा पुराना डेटा जो था सब ज़ाया हो गया, सही है ना। जो मैंने पुरानी इन्फॉर्मेशन लिखी थी ज़ाया हो गई। अब मेरे पास जो नई इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 4 हेलो हाय सिर्फ वो सेव नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा जो प्रोग्राम था वो W मोड में था, सही है ना। W मोड में मैंने ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि W मोड क्या करता है कि डेटा लिखता ज़रूर है, लेकिन अगर आप दोबारा इसको कंपाइल करके रन करके डेटा एंटर करेंगे तो पुराना डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पुराना डेटा ज़ाया ना हो और अब जो दोबारा से जब भी इसको कंपाइल किया जाए तो पुराना डेटा भी आपके पास रहे और नया डेटा जो है वो भी आपके पास आ जाए, तो उसको यहाँ पे आपने कर देना है अपेंड मोड। अपेंड मोड में आपने इसको सेट कर देना है कि अपेंड मोड में आप इसको कंपाइल करो, सही है।
Now whenever you have to change the code, you always first compile and then run the particular program. See now, so this is file क्लास, इस तरह करके मैंने अपना एक जुमला लिखा और एंटर्स करके अपने जो राइटिंग मूड था उससे मैं निकल आया. सही ना, इट्स प्रोग्राम ख़त्म हो गया. अपनी फ़ाइल में दोबारा जाके देखूंगा. मेक श्योर कि जब भी आप फाइल में काम करें ना तो फाइल को बंद ज़रूर कर दें. सही ना, ये तो खैर दूसरी फाइल है, यानी मीन्स कि अगर आपने फ़ाइल ओपन की हुई होगी ये वाली और उसमें राइटिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो डेटा सेव ना हो. सही ना. तो आप ये देखें कि 1 2 3 हेलो हाय, और उसने फ़ौरन ही, यानी मीन्स के विदाउट एनी स्पेस विदाउट एनी थिंग, उसने दिस इज़ फाइल क्लास करके लिखना शुरू कर दिया. सही ना. तो मेक श्योर कि जब आप लिखें, यानी अब मैं अगर लेट सपोज के एक दफ़ा फिर राइट करके इसमें दिखा देता हूँ, एक दफ़ा फिर मैं इसको राइट करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक स्पेस देता हूँ. मैंने स्पेस दी तो ये स्पेस भी फाइल के अंदर सेव होगी. दी एंड करके मैं लिख देता हूँ. ये दी एंड करके मैंने सेंटेंस लिखा. अब दोबारा फाइल में जाऊँगा तो वो स्पेस के साथ आपको नज़र आ जाएगा. ये देखें, ये स्पेस और दी एंड. सही ना. अपेंड मूड में है तो इस वजह से पुराना डेटा आपका ज़ाया नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं डब्ल्यू मूड पे कन्वर्ट करूँगा तो आपका डेटा ज़ाया होना शुरू हो जाएगा. अच्छा, फिर दिस इज़ द राइटिंग वे ऑफ C++, यानी मीन्स के जो C++ में आप जो राइट कर रहे हैं डेटा, तो वो इस तरह से राइट कर रहे हैं. इसमें अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो टूवर्ड्स द रीडिंग मूड. अटेंडेंस में जो है आज का जो असेसमेंट होगा उससे मार्क कर लूँगा, तो काइंडली प्रेजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. तो लेट्स कम टुवर्ड्स द रीडिंग. अब रीडिंग में आप देखें कि रीडिंग के अंदर मैंने 3 हेडर फाइल्स इस्तेमाल की हैं. सही ना. यहाँ पे conio.h को मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया. एक stdlib यूज़ किया. उसका आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि exit का जो फंक्शन मैंने यूज़ किया था तो ये मैंने उसके लिए यूज़ किया है. ठीक है ना. एग्जिट के फंक्शन की मुझे रीडिंग मूड में ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हम सिर्फ डेटा राइट कर रहे हैं. आईओ स्ट्रीम को यकीनन कहीं पे अगर मैंने सी आउट को अगर इस्तेमाल किया है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ा होगा सी आउट या सी इन. सही है. और std और lib जो हेडर फाइल है, इट बी यूजिंग फॉर गेट सी एंड f open, f close. सो दीज आर द फंक्शंस के इनके अकॉर्डिंगली हमें ये पार्टिकुलर फाइल्स जो हेडर फाइल्स जो हमें यूज़ करनी थी. सही है. अब आप जब रीडिंग मूड में प्रोग्राम बनाते हैं तो फाइल पॉइंटर ही क्रिएट करते हैं. कैरेक्टर से एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. इसमें देखेंगे जो फाइल ओपन हो रहा है इसमें मैं मल्टीपल काम एक साथ परफॉर्म कर रहा हूँ. कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि आपको ये काम सेपरेटली भी आप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइन में करें, लेकिन इट विल बी अ न्यू थिंग कि यू कैन लर्न कि मल्टीपल थिंग्स कैन बी परफॉर्म इन अ सिंगल स्टेटमेंट. सही है ना, कि आप उसमें मल्टीपल काम भी परफॉर्म कर सकते हैं. सही ना. आप चाहें तो इसको खुद इसकी प्रैक्टिस कर लें कि इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है इनटू द 2 स्टेटमेंट्स, यानी 2 डिफरेंट लाइंस में. बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अगर इसको ब्रेक करना हो 2 लाइंस में, कि आपने सबसे पहले fptr = f open इसको लोड कर लेना है. सही ना, इस पार्टिकुलर पोर्शन को, और बाद में fptr को नल से कंपेयर कर लेना है. सही है. अब यहाँ पे मैं एक ही लाइन में इफ़ की कंडीशन में ये चेक कर रहा हूँ कि अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है, जो कि एग्जिस्ट कर रही है हमारे सिस्टम में, SP2020 एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. तो SP2020 को वो लोड कर रहा है उसके पहली एड्रेस, यानी 0 जो जहाँ पे मेरा A सेव होगा, लेट्स सपोज कि ABC सेव है, तो A की जो लोकेशन होगी उसको लोड कर देगा F पॉइंटर के अंदर. सही है. इसमें FPTR के अंदर. वंस इट इज़ लोडेड द एड्रेस लोकेशन, तो इसको ये कंपेयर कर रहा है कि क्या FPTR जो है वो नल के इक्विवेलेंट है. तो डेफिनेटली वो नल के इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि FPTR holding the address location. So this condition is false. In case if this condition is false, तो इसका मतलब है curly bracket open and curly bracket close, the both 2 statements become false. तो ये execute नहीं करेंगी. तो उस सूरत में मेरा प्रोग्राम exit नहीं होगा. सही ना. यानी मीन्स के can't open the file, ये भी प्रिंट नहीं होगा, जो कि मैंने शुरू में आपको दिखा दिया था प्रिंट करके. सही ना. So the whole thing is become false, but
FPTR होल्ड द एड्रेस लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, अपनी इस फाइल की एड्रेस लोकेशन को होल्ड कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे वाइल का लूप है और उसके पास एक ही आउटपुट की स्टेटमेंट है, एंड आई एम हियर यूजिंग सी आउट, सही ना, सी आउट यूज़ कर रहा हूँ। सी आउट इज सिंपल थिंग टू प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम ईदर फ्रॉम द डायरेक्ट कोड और फ्रॉम द फाइल, सही ना। लेकिन फाइल से वो कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गेट सी। गेट सी इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये देखें यहाँ पे था फंक्शन, जब राइट कर रहे थे उसका नाम था पुट सी एंड गेट सी, सही है। सो गेट सी का मतलब है कि फेच द करेक्टर, यानी फेच क्या कर रहा है बेसिकली, FPTR इज ऑलवेज लोड द एड्रेस लोकेशन, सही ना। इस एड्रेस लोकेशन यानी जो मेरी लेट्स सपोज के ए का जो एड्रेस है वो गेट सी का फंक्शन अपने पास होल्ड करेगा। सो उसके थ्रू वो क्या कर रहा है कि वो वैल्यू को फैच कर रहा है एंड इट गोज टुवर्ड्स द CH वेरिएबल, यानी CH के पास जो है वो ए की वैल्यू आ गई, सही ना। ए इज होल्डिंग द CH, ए इज होल्डिंग द CH। अब CH जो है वो कंपेयर कर रहा है कि CH इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, सही ना। एंड ऑफ फाइल यानी मीन्स कि वो कंपेयर कर रहा है कि A इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, सही ना। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू, तो इसका मतलब होगा कि उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे CH क्या करेगा, आपके पास A जो होगा वो प्रिंट कर देगा, सही ना। इट इज सक्सेसफुली प्रिंटेड, इट गोज बैक टूवर्ड्स द प्रोग्राम। जब दोबारा ऊपर जाएगा तो गेट सी भी क्या करता है, जो फाइल पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन है उसको अपलोड करेगा, यानी 100-101 को करेगा। 100-101 के ऊपर हमने B को सेव किया हुआ था, तो उसका मतलब है B की वैल्यू को यहाँ पे सेव कर देगा, वो CH के पास चला जाएगा और कंपेयर करेगा कि वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो आपके पास B भी प्रिंट हो जाएगा, C भी प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि C के पास एंड ऑफ फाइल आ गया, तो ये क्या करेगा कि FPTR अब एंड ऑफ फाइल को अपने पास लोड करके CH को असाइन कर देगा, तो CH के पास भी एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। तो एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसको स्किप करता हुआ FPTR इसको क्लोज कर देगा। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, लेकिन हमने 1 2 3 और समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यूज़ अपने पास सेव की हुई थी, तो वो उनको प्रिंट करेगा। यानी मीन्स कि ये देखें कि आपकी फाइल के अंदर जो डेटा था 1 2 3 4 हेलो हाय दिस इज़ फाइल क्लास दी एंड फाइल, सही ना। तो जो भी डेटा था वो आपको अब ये जो देखें, ये जो ब्लैक विंडो है इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द रैम, यानी ये रैम में उसने डेटा को ये आपके पास परमानेंट स्टोरेज है, दिस इज द परमानेंट स्टोरेज, दिस इज द प्राइमरी स्टोरेज इनटू द रैम, सही ना। तो ये रैम में डेटा जो है आपको शो कर रहा है, कहाँ से, जहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डेटा सेव था वहाँ से। So this is the simplest program in which you are going to read and write the program in the filing. So yeah, come towards quickly towards the some few more slides ताकि इसको हम end up कर दें, ताकि मैं आपको लैब फाइल का भी बता दूं, ताकि आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाए, सही ना। सो सिंपली हमारे पास गेट सी का फंक्शन मौजूद है विच इज़ कॉल्ड रीड अ करेक्टर, पुट सी राइट अ करेक्टर। अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ज़्यादातर हमने अपनी कोडिंग के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं, तो उसके अंदर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट्स कॉल्ड द गेट डब्ल्यू रीड इंटीजर्स। ये फाइल में इंटीजर्स को रीड करता है। पुट डब्ल्यू इट राइट इन द इंटीजर्स फॉर्म, सही ना। हमारे पास फर्दर कुछ फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उसका भी फ़िलहाल जिक्र नहीं कर रहा हूँ। रीड इंटीजर्स राइट इंटीजर्स को भी मैंने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया है, यू कैन यूज़ बाय योर सेल्फ। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, इसको रीड आउट कर लेगा। गेट सी पुट सी का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, एंड ऑफ फाइल का मालूम होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर एक लास्ट इस ये प्रोग्राम है, इस पे मैं एंड कर रहा हूँ इस पूरे अपने सेशन को, कि इफ़ अभी जो हमने फाइल के अंदर जो डेटा रीड किया या राइट किया, तो वो बेसिकली करेक्टर बाय करेक्टर था। यानी मींस के अगर जैसे ही आपने एक एंटर की प्रेस की तो वो डेटा जो था वो ख़त्म हो जाता है, सही है ना। यानी मींस के इनपुट लेना ख़त्म कर देता है, डिस्प्ले कराना ख़त्म कर देता है।
लेट्स सपोज कि अगर आप पूरा एक पैराग्राफ इनपुट लेना चाहते हैं, यानी जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल पैराग्राफ इनपुट करूं, यानी मैं एंटर की प्रेस करूं तब भी वो चलता चला जाए, सही है ना। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, तो उस सूरत में डेफिनेटली मैंने बताया था अगर आप करेक्टर बाय करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपने आपने करेक्टर ए का जिक्र किया, लेकिन एक करेक्टर से ज़्यादा अगर आपने डेटा रिप्रेजेंट करना है तो यू नीड the character arrays, सही ना। so you have to read and read in the string, सही ना। वो पुराना जो प्रोग्राम था वो करेक्टर बाय करेक्टर था, अब ये पूरे सेंटेंस को एक साथ देगा और यानी पूरा सेंटेंस आपने टाइप किया, उसको उठा के सेकंड रैम से उठा के आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क उसमें मूव ऑन कर रहा है, यानी करेक्टर बाय करेक्टर नहीं कर रहा, पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करेगा, सही ना। जो पैराग्राफ कॉपी करेगा तो उसका क्या मेथड है, कैसे वो होगा, सही ना। उसकी मैं क्विकली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ, सही है ना। इसको आप खुद से कंपाइल करके रन करके देख लीजिएगा, यानी मैं थोड़ा सा क्विकली इस पर करके दिखाता हूँ, सही ना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम बाद में इसमें एक सेशन रख लेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट लाइक इन द फॉर्म ऑफ लाइक द करेक्टर, यानी मीन्स के स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर आपने डेटा को राइट करवाना है तो मैं इसमें ओवरराइट कर रहा हूँ डेटा को, फिर आप बाद में इसको खुद से प्रैक्टिस करके जो हमारा राइट वाला कोड है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें जो हेडर फाइल है डेफिनेटली हमें स्ट्रिंग की फाइल ज़्यादा चाहिए होगी, जब भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर काम करते हैं studio.h चाहिए, हमें conaio.h नहीं चाहिए क्योंकि हम conaio.h रेलिवेंट कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सही ना। जिस हेडर फाइल का हमारे पास काम नहीं होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेडर फाइल आप जितनी मर्ज़ी लिख दें कोई वो एरर वार्निंग पर शो नहीं करता, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड वे कि कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बिला वजह लिखने की बात होती है, सही ना। वो किसी एरर की कैटेगरी में काउंट नहीं करता, वो लॉजिकल एरर भी नहीं होता, सही ना। सो मेक श्योर के नो एरर विल बी रिप्रेजेंटिंग इफ़ यू आर एडिंग एनी एक्स्ट्रा हेडर फाइल। सेम आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया फाइल टाइप का, और दिस टाइम आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया ऑफ साइज़ 50, सही ना। 50 का मतलब हो गया कि 49 कैरेक्टर्स आप मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं एट अ टाइम, सही है। आपने एक str फाइल के नाम से फ़ाइल क्रिएट की राइटिंग मोड के अंदर। अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी सिर्फ जो चीज़ चेंज हुई है वो एक वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन है डेट्स कॉल्ड द गेट्स, GETS स्ट्रिंग, सही है ना। ये एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग्स के थ्रू इनपुट लेता है, सही है ना। यहाँ पे अपने वो cin.get लाइन के थ्रू इनपुट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम गेट्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन विच यू आर गोइंग टू टेक इनपुट्स, यानी आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इनपुट ले सकते हो, सही है ना। सो गेट्स इज टेकिंग द इनपुट, और ये इनपुट का साइज़ ये बेसिकली यहाँ पे कंडीशन ये रिप्रेजेंट हो रही है कि जो आप स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो, सही है ना, वो मोर देन साइज़ 0 होना चाहिए, सही है ना। अगर उसका साइज़ 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है, लेकिन अगर इसका साइज़ मोर देन 1 है तो कंडीशन ट्रू होगी। वो कैसे काम कर रहा है इसके अंदर भी डबल काम परफॉर्म हो रहे हैं कि सबसे पहले लेट सपोज कि आपने यहाँ पे लेट सपोज कि आपने एक सिंगल ए इनपुट ले लिया, सही ना, स्ट्रिंग के अंदर। सो strlen का फंक्शन क्या करता है कि सबसे पहले वो ये चेक कर रहा है कि आपका जो स्ट्रिंग का साइज़ है वो कितना है। अगर यहाँ पे a आ गया तो इसका मतलब है साइज़ 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 का मतलब है 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे वो फर्दर काम परफॉर्म करेगा, सही है। अगर यहाँ पे a कुछ भी नहीं आपने प्रेस किया, स्ट्रिंग में एम्प्टी है, तो इसका मतलब आएगा 0, स्ट्रिंग लेंथ 0 काउंट करेगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स कि ये कंडीशन वब टर्मिनेट होगी जब आप एंटर की 2 टाइम्स एक साथ प्रेस कर दें। आपने एक दफ़ा प्रेस की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आपने सेकंड टाइम्स एंटर की प्रेस कर दी विदाउट एंटरिंग एनी कैरेक्टर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, एंटर की प्रेस की, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया, फिर दोबारा एंटर की प्रेस की, और फिर दोबारा एंटर की अगर आपने प्रेस कर दी तो फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। सो बाय दैट सेंस यू कैन क्रिएट मल्टीपल पैराग्राफ इन योर पर्टिकुलर फाइल, सही है। सो वंस लेट सपोज यू हैव टू राइट डाउन, आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, उसमें लिख दिया ABCD, और उसके बाद फिर आपने एंटर की प्रेस कर दिया। आपने ABC लिखा, एंटर की प्रेस की, तो इसका मतलब हो गया कि गेट कैरेक्टर ने
टोटल लेट्स सपोज कि अगर स्पेस भी आ गई तो उसने 4 की वैल्यू को काउंट किया, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने पे आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एक नया फंक्शन आ गया, डेट्स कॉल्ड द एफ पुट्स, फाइल पुट स्ट्रिंग। सही है ना, ये फाइल पुट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइल के अंदर आप पुट कर दो स्ट्रिंग को, सही है ना। और इसके अंदर अगेन 2 पैरामीटर हैं कि आपका पूरा स्ट्रिंग जो लाइक ABC स्पेस जो भी आपने चीज़ लिखी है उसको उस फाइल पॉइंटर के ऊपर ले जाओ, यानी उस पहली लोकेशन से स्टार्ट करेगा और पूरा का पूरा जो जितना भी, यानी मीन्स के मैक्सिमम कितना साइज़ होगा, 49 साइज़ होगा, 49 यानी मैक्सिमम 49 या उससे कम होगा। तो उस पूरे स्ट्रिंग को अपनी फाइल में str फाइल में मूव ऑन कर दो, सही ना। मूव ऑन करके और फिर नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या किया, /n का मतलब है लाइन चेंज, यानी आपने लाइन नहीं चेंज करनी है, आपने जो एंटर की प्रेस की तो उसने यहाँ पे आपको मैनुअली तौर पे ही करना पड़ा कि वो लाइन चेंज हो। अब आप अगला जो डेटा इनपुट लोगे, लेट सपोज कि मैंने दोबारा से डेटा इसमें जब इनपुट लिया XYZ, तो वो डेटा मेरा नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वो इस वजह से जाएगा क्योंकि मैंने /n यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फाइल पॉइंटर का जो अगला लोकेशन है उसमें लाइन भी चेंज कर दो, सही है। लाइन चेंज कर दी और फिर दोबारा से मैं उस वक्त तक इसमें इनपुट लेता रहूँगा जब तक कि मेरे पास डबल एंटर की प्रेस ना कर दूँ। लेट मी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। मैंने लिखा दिस इज़, ओहो इसको मैं दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ। दिस इज़ अ लैब, पता नहीं लैब लिखना था, वो खैर करेक्टर ख़राब हो जाएंगे, लेकिन दिस इज़ अ लैब फुल स्टॉप। अब मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, मैंने एक दफ़ा एंटर की प्रेस की। अभी ये जो मेरे पास स्क्रीन है, ये रैम की स्क्रीन है, मेमोरी की स्क्रीन है। देखिए मैंने एंटर की प्रेस की, स्टिल मेरे पास कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है, सही ना। इट मीन्स कि इट्स आस्किंग मी टू गेट मोर पैराग्राफ, सही ना। सो ITC एक मैंने ITC करके एक मैंने फिर मैंने एक एंटर की प्रेस कर दी, सही ना। लास्ट लैब, ये मेरा आखिरी पैराग्राफ, फिर मैंने एंटर की प्रेस की, सही ना। अगर मैं एक दफ़ा फिर एंटर की प्रेस करूँगा तो ये स्टॉप कर देगा इनपुट लेना, सही ना। मैंने एक दफ़ा फिर एंटर किया, अब ये स्टॉप हो गया एंटर की। ये कि क्या कर रहा है कि पहली लाइन जो मैंने ली उसकी लेंथ काउंट की और उसको चेक किया कि ये 0 से कम तो नहीं है, तो वो 0 से बड़ी तो नहीं है, तो दिस कंडीशन शोज़ दैट कि डेफिनेटली इसकी जो लेंथ है वो 0 से बड़ी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसने उस पूरे मेरे इस लेंथ को एक साथ कॉपी किया और सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ ले गया, सही ना। यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई भी होगी str फाइल के नाम से, ये फाइल मेरी क्रिएटेड है, देखें दिस इज़ अ लैब ITC लास्ट लैब, सही ना। तो 3 मेरे पैराग्राफ जो हैं मेरे नोट पैड के अंदर ये सेव हो रहे हैं, सही है। अच्छा फिर सिंपली जब आखिर में मैंने एंटर की प्रेस की और फिर दोबारा एंटर की प्रेस की तो उसने लेंथ काउंट की, तो डेफिनेटली लेंथ मेरे पास 0 आई। 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स होके ये प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया टुवर्ड्स द फाइल क्लोज, सही है ना। इस तरह से फाइल क्लोज हो गई। कम टुवर्ड्स द रीडिंग वे, तो यहाँ पे अभी मैंने वो चेक नहीं किया कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो कोड आप इसमें ख़ुद ऐड कर सकते हैं, सही ना। आप इसमें कोड ऐड कर लीजिएगा वो वाला, कि ये वाला जो मैं कह रहा हूँ कि पहले चेक कर लें कि फ़ाइल एग्जिस्ट और नॉट, सही ना। सिंपली ओमिट दिस पर्टिकुलर कोड एंड पुटिंग हेयर द फाइल में। अब फाइल में इसको कैसे रीड किया जाएगा, डिक्लेरेशन हमारी सेम वैसी की वैसी रहेगी। फ़ाइल को मैं लोड कर लूँगा, मैंने फ़ाइल को लोड कर लिया। अब यहाँ पे वही 2 वो वाइल का लूप है, सही ना, जिसके अंदर मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि पहले उसको हमने लोड करके चेक करना है कि उसमें डेटा हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को फैच करने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसका नाम है fgets स्ट्रिंग, fgets, सही है ना। ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, सही ना। यहाँ पे fputs s था, सही है, यहाँ पे fget s है, सही ना। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स आएंगे, सही ना। फर्स्ट पैरामीटर के वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने वैल्यू को होल्ड करना है, सही ना। सेकेंड उसकी लेंथ, सही ना। सीन डॉट गेट लाइन के थ्रू हम लोग लेंथ मेंशन करते थे, तो यहाँ पे भी हम लेंथ मेंशन करेंगे। आखिरी कैरेक्टर नल का होता है, इस वजह से हम यहाँ पे 49 को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम 49 कैरेक्टर होंगे या उससे कम होंगे, सही है ना। और फाइल का पॉइंटर हम असाइन करते हैं क्योंकि इट विल बी लोडिंग फ्रॉम द फाइल पॉइंटर।
गेट फंक्शन क्या कर रहा है कि फाइल पॉइंटर पे जा रहा है, उसमें से स्ट्रिंग को लोड कर रहा है और मैक्सिमम 49 की लेंथ हमने बता दी है कि वहाँ तक लोड कर रहा है, और उसको चेक कर रहा है ईदर जिसको इक्वल टू नल और नॉट, यानी मीन्स के जब फाइल के अंदर हमने डेटा अपना एंटर किया हुआ है, ये वाला डेटा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इन दी एंड जो हमारे पास ये लाइन आ रही है, दैट्स कॉल्ड द नल कैरेक्टर. ये इट इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ फाइल एज वेल एज द नल कैरेक्टर. सही ना, ये नल कैरेक्टर है हमारे पास थर्ड लाइन के ऊपर हम लोग जो उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. सही है. सो वो पहली लाइन का डेटा फैच कर रहा है, और स्ट्रिंग क्योंकि कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसको पूरी एक लाइन उसने पहली लाइन हमें प्रिंट करवा देगा. लास्ट टाइम कंडीशन चूँकि ट्रू थी तो फिर सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करा देगा, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट करा देगा. जो हमारी फोर्थ लाइन होगी वो डेफिनेटली नल कैरेक्टर होगी. तो एक कंडीशन जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स होने पे प्रोग्राम जो होगा क्लोज हो जाएगा. तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे तीनों की तीनों लाइनें रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो मेरी फोर्थ लाइन है डैट इज़ अ नल कैरेक्टर. तो नल कैरेक्टर की वजह से कंडीशन फॉल्स होके प्रोग्राम जो है स्टॉप हो रहा है. सो बाय दिस वे यू कैन रीड स्ट्रिंग वाइज, है ना, कि इस पूरे स्ट्रिंग को आप कैसे रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. So if you have any query and questions you can ask, otherwise the end of the ITC course. और इसमें ये दो इम्पॉर्टेंट इमेजेस हैं जो कि ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं. सो लेकिन एनीवे गुड लक फॉर योर असेसमेंट्स. ये फाइनल एग्ज़ाम तो कोई है नहीं डायरेक्टली. सो इन केस के माई कोड डजेंट वर्क and I don't know why and my code works and I don't know why. सही. सो ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनके साथ ये नॉर्मल इश्यूज़ है कि अगर उनका कोड सही काम भी कर रहा है तो भी वो कंफ्यूज रहते हैं, और अगर नहीं कर रहा तो भी कंफ्यूज रहते हैं. सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस theoretical part, so you can ask me, otherwise I'm going to show the lab, the last lab. Okay, this is the end of the theory class. Okay.